नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नवादा में लड़कियों से छेड़छाड़ के बाद हुए विवाद में बड़हर और गया बिघा गांव के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गोलियां चलने लगी, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों की पहचान बड़हर गांव के रहने वाले सोनू कुमार और शिबू राजवंशी के रूप में की गई है। घायल शिबू राजवंशी ने बताया कि बड़हर गांव की महिलाएं और लड़कियां शौच के लिए गंगा बिघा गांव की तरफ जाती हैं और उसी दौरान गांव के लड़के उन लोगों के साथ छेड़खानी करते हैं। इसे लेकर दोनों गांव के बीच समझौता भी हुआ, मगर वो नहीं माने, जिसके बाद गंगा बिघा गांव के लड़कों ने बड़हर गांव के युवकों पर हमला बोल दिया। तो 2 गांव के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। झड़प के दौरान गोलीबारी की भी जानकारी मिल रही है। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल लड़कियों से छेड़खानी के विवाद को लेकर ये झड़प हुई, जिसमें गोलीबारी भी हुई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। अच्छा, अब 2 माता फाड़ दिया, बेटा के साथ बैठा था अम्मा बाजार में। अच्छा, अम्मा बाजार में 4 लड़के आके मिल के मार, वही सब छेड़खानी काहे वही मार देख के 100 लड़का लोग देखने गया, फिर फेंकना, तब फिर उन्हें सब पूरा क्या गोली लगा? 2 गोली लगा, 2 माथा फट। और वहीं सरकार के निर्देश और जिला प्रशासन के तमाम बंदिशों के बावजूद भी शादी के दौरान फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बखरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक शादी समारोह के दौरान घोड़े पर बैठकर एक व्यक्ति लगातार बंदूक से फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। लोगों ने बताया कि फायरिंग कर रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बखरी के पूर्व विधायक रामानंद राम के बेटे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बेगूसराय एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि आरोपी की पहचान की जा रही है। जल्द इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर हथियार अवैध हुआ तो भी जेल जाना तय है और अगर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की जा रही है तो हथियार के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। ये वीडियो कल हम लोग के पास आया था। सोशल मीडिया टीम हमारी इसकी जांच कर रही है। कंसर्न एसटीपीओ और एसएचओ जो है बखरी के, उनको भी इसकी जांच करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और इसकी जांच की जा रही है। इसमें सभी लोगों को चिन्हित कराया जा रहा है। एक बार सबकी चिन्हित हो जाएगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई हम लोग करेंगे। हर्ष फायरिंग के मामले में पहले भी जितने मामले हुए हैं सभी पे हम लोग ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। वहीं देखिए, 20 दिसंबर 2022 को आरएस भट्टी ने बिहार के डीजीपी की कमान संभाली। उम्मीद थी कि पुलिस अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी, लेकिन जगह जगह पर पुलिस पर ही हमले होने लगे हैं। 20 दिसंबर से अब तक 32 से अधिक बार पुलिस पर छोटे बड़े हमले हो चुके हैं। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो 1 महीने में बिहार पुलिस 16 बार पिट चुकी है। सबसे ज्यादा हमले शराब की छापेमारी और अपराधियों के गिरफ्तारी के दौरान हुए हैं और ऐसे में ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या पुलिस की तैयारी मुकम्मल नहीं होती है जब वो अपराधियों को पकड़ने जाते हैं। घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। करीब करीब 2020 और 21 की जो घटनाएं घटी थी वो करीब 340 के पास हुई थी, लेकिन 2022 में ये घटनाएं बढ़कर 450 के ऊपर हो चुकी है। पुलिस पर हमले की जो बात है ये गंभीर मुद्दा है और इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि यदि पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है, पहले मैं बता दूं कि जो पुलिस में हमले हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर घटनाएं हो रही है जो हमारे शराब के विरुद्ध छापामारी करने जा रही टीम जा रही है या कुछ दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने जो हमारी टीम जाती है, उस पर मेन ये 2 ही घटनाएं ज़्यादा है। ये अब रोजमर्रे जैसा हो गया है। पुलिस जाती है और उसको लोग चेज करते हैं। यह बहुत दुखद डेवलपमेंट है। इसलिए होता है कि जो मेन इंस्टीट्यूशन है थाना, उसके यहाँ लिमिटेड पंचायतों की संख्या रहती है, विलेजेस भी काउंटेड रहते हैं। तो थानेदार आजकल विजिट बहुत कम करते हैं गांव में और वो ट्रैक नहीं रख पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और खबर हजारीबाग से, जहां कारोबारी इजहार अंसारी के घर में ईडी की टीम ने लगातार 16 घंटे तक छापेमारी की। रात करीब 10 बजे ईडी की टीम इजहार अंसारी के घर से बाहर निकली और इस दौरान करीब 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए। नोटों की गिनती के लिए केंद्रीय एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक के नजदीकी ब्रांच से 3 कैश काउंटिंग मशीन की भी मंगवाई।
कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की कई कंपनियां और स्कूल भी चलाते हैं। पूर्व विधायक मनोज यादव के बेहद करीबी कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी के पगमिल स्थित मिल्लत कॉलोनी के आवास में ये छापेमारी की गई थी और इस दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। इजहार अंसारी के घर से जमीन और कोयला कारोबार से संबंधित कई दस्तावेज के अलावा जेवरात भी बरामद हुए हैं। झारखंड के राज्य खनिज विकास निगम के रियायती कोयला के फर्जी आवंटन को लेकर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। रांची निगम क्षेत्र में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। करमटोली के पास देसी मुर्गियों की मौत हुई। प्रभावित इलाके का फिलहाल सर्वे कराया जाएगा। भोपाल की लैब रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 10 किलोमीटर के दायरे में मॉनिटरिंग की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर रांची से दे रहे हैं। रांची निगम क्षेत्र में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पशुपालन विभाग ने इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की है। करमटोली के पास देसी मुर्गियों की मौत हुई, उसके बाद मॉनिटरिंग की गई और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि वो पूरा इलाका बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुका है। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। साथ ही प्रभावित इलाके का अब सर्वे कराया जाएगा। भोपाल की लैब रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और 10 किलोमीटर के दायरे में मॉनिटरिंग की जाएगी। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से, दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की जानकारी मिल रही है। दोनों के बीच जमकर पथराव हुआ है। पुलिस टीम पर भी यहां पर पथराव किया गया है। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। लाउड स्पीकर बजाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जिसमें दो समुदायों के बीच जमकर पथराव किया गया। पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया है। परिहर के धरहवा की पूरी घटना, गांव में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और नवादा की वारसलीगंज बाजार के मेन चौक स्थित एक मिठाई दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान और दुकान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 3 बजे मिठाई दुकान से धुआं निकलते हुए दुकानदार ने देखा। जब तक दुकानदार घर से दुकान पहुंचते तब तक आग ने दुकान को पूरी तरह से आगोश में ले लिया था। महज 1 घंटे के अंदर दुकान में रखे फ्रिज, फ्रीजर, काउंटर, एक बाइक, नगद रुपए सहित अन्य लाखों के सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। तस्वीरें आप देखिए, मिठाई दुकान में आग लगी है। 4:30 के बीच का है। 4 साढ़े 4 सुबह में प्रशासन की गाड़ी आई थी। प्रशासन 1.5 घंटे के बाद आई। 1.5 घंटा के बाद आया था। आपको सूचना कैसे हुआ कि आग लगा है? सब हम लोग को सुबह में पटना निकलना था 5 बजे वाली बस से। अच्छा। तो सवेरे उठ करके तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। और जहानाबाद में शराब पीकर हंगामा कर रहे बेटे को उसके पिता ने सबक सिखाया। शराबी के पिता ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे लेकर एसपी के जनता दरबार में पहुंच गया। जनता दरबार में उसने एसपी के सामने शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी। मामला परसबिघा थाना क्षेत्र के पंडुई गांव का है। शराबी युवक अनूप के पिता ने बताया कि अनूप इसके पहले भी शराब पीने और मारपीट करने के मामले में जेल जा चुका है। 3 दिन दारू पीता हूँ। अच्छा, हाँ। तो पिताजी लाए हैं बांध के। नीतीश कुमार से कभी दारू नहीं बंद होगा, मैं इसके लिए आभार व्यक्त तो करता हूँ। पापा तुम्हारे बांध के लाए हैं। हाँ, तो पापा तो है ये हैं। आप अभी दारू पिए हुए हैं? हाँ, पहले पीते थे। अभी पिए हुए? नहीं, अब नहीं। और वहीं देखिए, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग करने वाले 5 सीनियर छात्रों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 20 दिन के लिए कॉलेज और क्लास से बाहर कर दिया है। इधर कार्रवाई के बाद कॉलेज के छात्र आरोपी छात्रों के समर्थन में कैंपस पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कैंपस में पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि लंच के वक्त कुछ सीनियर छात्र जूनियर क्लास के अंदर चले गए और क्लासरूम में रैगिंग करने लगे। जूनियर छात्रों ने इसके लिखित शिकायत की, जिसकी जांच में आरोपों को सही पाया गया, जिसके बाद 5 आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
हमारे संज्ञान में कल एक घटना आई जिसमें कि 4th पीरियड होने के बाद बच्चों का लंच होता है, जिसमें कि वो अपना लंच कंज्यूम करते हैं। उस समय 5-6 सीनियर घुस गए और उनको लंच के लिए नहीं निकलने दिया गया और उनके कहने के बाद भी हमें चक्कर आ रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया, उन्हें खाना नहीं खाने दिया गया और पूरी क्लास में रैगिंग हुई। पूरे क्लासरूम ने हमें साइन करके दे रखा है, जिसके तहत जिन 5 लोगों का उन्होंने नाम दिया, हमारी पूरी कमेटी ने, जिसमें कि हमारे डीन SW RK झा जी हैं, RN झा जी, उन्होंने सबने समिति ने निर्णय लिया, चीफ वार्डन सबने, कि इन 5 बच्चों को तत्काल 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए, जिसको कम करके मैंने 20 दिन का किया है और अभी इंक्वायरी और वहीं तमिलनाडु से भागलपुर के भी कई मजदूर वापस लौटे हैं। जगदीशपुर प्रखंड के रहने वाले ये श्रमिक त्रिपुर में काम करते थे। जैसे ही वहां बिहार के लोगों के साथ मारपीट की अफवाह फैली, ये लोग वापस लौट आए, लेकिन अभी वहां कनेरी के कई मजदूर हैं। वापस लौटे मजदूरों का ये कहना है कि वहां स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सबका ये भी कहना है कि उनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। ये लोग सरकार से वहां रह रहे श्रमिकों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे छीना झपटी वाला मारा है। तो उनको मारबो क्या था? हाँ, लपड़ झपड़ मारा था। क्यों मार रहा था? कारण क्या था? उसे पैसा मांग रहा था, मोबाइल छीन रहा था, पैसा क्या नहीं दे रहा। कोई ना कोई बहाना एक चाहिए और क्या। बहाना पैसा छीन रहा था, लेकिन मारने का जो बवाल उठा हुआ किस बात को लेकर के? उन लोगों का कहना क्या था? उन लोगों का कहना है कि हमको मतलब यहाँ से जाओ, हिंदी वाला को हमको कोई मतलब नहीं है। कोई अगर हिंदी अगर आप बोलते हैं, दुकान में हिंदी बोलिएगा तो फिर आपको मारेगा। और तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हमले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने विधानसभा में जोरदार नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी जाए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। खुला चुनौती देता है, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर विधानसभा में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। पूरा वीडियो चल रहा है। कल हमको डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करावें। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का काम ही है अफवाह फैलाना। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो सरकार टॉलरेट नहीं करेगी। जब भारत माता की जय आप लोग कहते हैं तो आपस के प्रदेश में घृणा क्यों फैलाते हैं? ये कौन सा देशभक्ति है भाई? पहली बात कि अगर कोई ऐसी घटना होगी तो ना यहाँ की सरकार ना वहाँ की सरकार इसको टॉलरेट करेगी। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की खबर पर बीजेपी विधानमंडल के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु भेजने की मांग की। तमिलनाडु में जो घटना घट रही है और जो फोन आ रहे हैं, ये तमाम विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए। एक सर्वदलीय टीम पदाधिकारियों के साथ भेजें। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया और कहा कि अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि जो लोग भी तमिलनाडु से बिहार आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए। बिहार पुलिस भी अपने बिहार के निवासी जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कदम उठा रही है। यहाँ हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लगातार टच में है और कहीं भी कोई दिक्कत की बात आएगी हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। बिहार के डीजीपी तमिलनाडु के डीजीपी से बात कर चुके हैं। तमिलनाडु के डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि बिहार के लोगों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। फिर सवाल है कि इन वायरल वीडियो का सच क्या है? बिहार के लोगों के खिलाफ हंगामा हकीकत है या अफवाह? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं कटिहार में उत्पाद विभाग के अधिकारी स्वीटी कुमारी पर शराब के नाम पर उगाही का आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि शराब के नाम पर पहले पकड़ा जाता है और फिर पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। जिस उत्पाद विभाग पर शराब तस्करों को पकड़ने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा है, कटिहार में उसी उत्पाद विभाग के एक अधिकारी पर पकड़ो छोड़ो अभियान चलाने का आरोप लगा है। अब ये पकड़ो छोड़ो अभियान क्या है, खुद कटिहार के लोगों की जुबानी सुन लीजिए।
स्वीटी कुमारी जो उत्पाद विभाग की जो लेडीज दरोगा है वो आती है उधर से और अपने बिस्लरी के बोतल में पानी के तरह दारू रहता है, महुआ दारू, वो कहती है क्या तुम बैठो गाड़ी में, नहीं तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो जबरदस्ती करती है, पैसा लेती है 5,000, 2,000, 500 रुपया भी लेती है वो। पैसा वसूली का आरोप उत्पाद विभाग की अधिकारी स्वीटी कुमारी पर है। पोठिया थाना क्षेत्र के पोठिया बाजार के एक सीसीटीवी फुटेज का हवाला देकर लोग ये साबित कर रहे हैं कि मैडम किस तरह से वसूली दीदी की भूमिका निभा रही है। छुटेगी जाएगी वहाँ कटिहार से बेल कराइए, फिर दो तीन गज की दूरी पर जाने के बाद फिर हमको रोकते हैं, देखिए पैसा वैसा दे के मैनेज कर लीजिए। कौन बोला आपको? ये क्या वो मैडम है वो और उनके जो सहयोगी हैं वो। उत्पाद अधीक्षक तक भी ये सीसीटीवी फुटेज पहुंच गया, जिसकी जांच की बात वो कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर रात के अंधेरे में निजी गाड़ी से महिला अधिकारी क्यों रेड करती हैं? रेड के वक्त किसी को शराब तस्करी या शराब पीने के आरोप में पकड़ा तो उन्हें छोड़ा क्यों गया? अगर महिला अधिकारी का शराबी या शराब तस्कर ने विरोध किया तो स्थानीय थाने में इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बाद जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगा है। आरा से जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीना सिंह ने तेजस्वी को उत्तराधिकार घोषित और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कही है, उसे लेकर जेडीयू में अंतरकलह लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मीना सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ सीएम नीतीश कुमार के फैसले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अब जेडीयू का फैसला इस तरह का हो गया है कि अपराधी बेवजह अपराध कर रहे हैं और उनके अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जैसे लग रहा है कि 2005 के पहले की सरकार कहीं फिर ना आ जाए। जनता बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है और उन लोगों के डर को देख करके, नीतीश कुमार जी के फैसले को देख करके हम सोचे कि अब इनका फैसला मेरी समझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम पार्टी छोड़ दिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा कि आज नीतीश जी ने अपनी क्या स्थिति बना ली है। आज आरजेडी के लोग उनसे 2-2 घंटे तक इंतजार करा रहे हैं। सोचिए, जब आरजेडी पूरी तरह सत्ता में आ जाएगी तो क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह हमला फणीश्वरनाथ रेणु के गांव औराही फिंगाना में बोला, जहां वो विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। सीधे तौर पे कहा जाए तो आज राष्ट्रीय जनता दल के अधीन जनता दल यूनाइटेड काम करने लगा है। अब जनता दल यूनाइटेड का अपना अस्तित्व अलग से लगभग समाप्त हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो चाहते हैं अब वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो एक तरह से नीतीश जी ने पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया, पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया। पार्टी को गिरवी रखा उन्होंने, उनकी पार्टी थी तब तक भी, चलिए भाई उनकी पार्टी है, गिरवी रखिए। लेकिन जब पार्टी को गिरवी रखने के बाद बिहार को ही राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी रखने की बात करने लगे, तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, और फिर वहां से हमारा रास्ता अलग हो गया। और शेखपुरा जिले में सिंचाई की स्थिति ठीक नहीं है। लघु सिंचाई विभाग ने राजकीय नलकूप की जो सूची उपलब्ध कराई है, उसके मुताबिक जिले के 177 में से सिर्फ 81 नलकूप ही चालू हालत में हैं। 96 नलकूप महीनों से खराब हैं। विभागीय अधिकारियों का इस पर कहना है कि मरम्मत के लिए पंचायतों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। शेखपुरा सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा के इस रिपोर्ट को आप देखिए। शेखपुरा जिला में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर लगभग 150 से ज़्यादा राजकीय नलकूप गाड़े गए हैं, लेकिन उसमें 100 से ज़्यादा खराब भी पड़े हैं। बनाने को लेकर लाखों रुपया खर्च किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को लाभ नहीं मिला है। आप देख लीजिए, ये
ओठमा का गांव का इलाका है सिरारी का, और जहां राजकीय नलकूप है, लेकिन इसकी मरम्मती टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज सिंचित नहीं जमीन हो रहा है। यहाँ किसान भी हम जानते हैं कि क्या क्या समस्या हो रही है आपको। यहाँ तो इधर मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम था हिसार में समाधान यात्रा का, तो हमने सोचा कि हो सकता है मेरा समाधान यहाँ का हो जाए, लेकिन वहाँ तो माने मोटर जो जला हुआ था उसको बना दिया गया है, लेकिन स्टार्टर मेन स्विच ये सब जो बाधित है, पाइप जो है वो जंगखाल है, वो पानी वहीं से फ्लो कर जाता है। ट्रांसफार्मर जो है उससे तेल चूता है, वो देख रहे हैं, वह तेल गिरा हुआ है, और उसके बाद इसके चलते सारा खेत यूं ही पड़ा हुआ है, पट्टा यूं ही रह गया, फसल नहीं उगा सके। आखिर क्या व्यवस्था करते हैं अगर ये खराब है तो? अगर मानी मैंने स्कूटी साहब से संपर्क किया था तो उन्होंने कहा कि अभी फंड नहीं आया है, फंड आएगा तो हम उसका व्यवस्था करेंगे। चालू किया गया है, उसको पैसा दिया गया है, पैसे चल गए हैं, चालू करा, मोटर बना दिया गया है, हो गया, रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया। कि सिंचाई व्यवस्था नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानी उनको हो रही। जो खेती अभी करना था, मूंग और सहित अन्य जो मैंने खाद्यान्न लगाना था खेत में, वो नहीं हो पा रहा है। नतीजा है कि जो सरकार की योजना है कि हर खेत को पानी पहुंचाने का, वो बिल्कुल विफल दिख रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। और देखिए, टाटा समूह की संस्थापक जमशेदजी टाटा की कल 184वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जमशेदपुर में अलग ही नजारा देखने को मिला। जुबली पार्क को आकर्षक तरीके से सजाया गया, जिसे देखने सड़कों पर लाखों की भीड़ देखी गई। यहां झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्य से भी लोग अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, और इसी को देखते हुए उपायुक्त विजय जाधव खुद भीड़ को नियंत्रण करने में लगी रहीं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सही में। जमशेदपुर शहर लाइटिंग्स हर चौरास्ते पे, पेड़ पौधों पे, श्रब्स पे, जहाँ पे रोड के गोल चबूतरे हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी सी सजावट की गई है। लोग भी काफ़ी फेस्टिव मोड में यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। आज कल परसों 3 दिन में फाउंडर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जमशेदपुर का ये कल्चर रहा है। तो आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारी कॉस्मोपॉलिटन भीड़ है। स्ट्रीट फूड के बहुत सारे वेंडर्स यहाँ पे आए हुए हैं। देश के हर एक टाइप के क्यूजीन पकवान यहाँ पे मिल रहे हैं। साउथ इंडियन स्टॉल्स है, नॉर्थ इंडियन स्टॉल्स है, बच्चों के स्टॉल्स है, टॉयज़ है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है ये। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।